welcome you back in my Instagram page or in my YouTube page where I used to provide the short economic tutorials in my Instagram page. And as far as the long tutorial is concerned, I used to provide in my YouTube page with the name of only Dr. Nidhi Vyas. So, the main agenda for providing this healthy content to the students is not only to cater the views or to monetize my channel. My main aim is to help those students who want to increase their communication skills, who want to increase their presentation skills, who want to increase their writing skills so that they can get the maximum advantage by visiting my channel, where I used to provide micro content, macro content, as well as some special content about the geopolitical affairs. So, if you want to get that kind of the knowledge, so please stay on tune. So today I am going to take the new topic which is the much more important part of the macroeconomics, that is the business cycle, जिसे हिंदी में कहते हैं व्यापार में आने वाले चक्रवात. Simply we can say is that in our economy, when our economy undergoes from the different sorts of the circumstances, different sorts of the fluctuations और different फेसेस से जब हमारी अर्थव्यवस्था होके गुजरती है तो उसे हम लोग कहते हैं बिजनेस साइकिल. जैसे कहा जाता है ना कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता, कभी सुबह होती है, कभी शाम होती है, कभी बारिश होती है. तो उसी तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था में भी ऐसे मौसमी चक्रवात आते रहते हैं, जैसे इंग्लिश में कहते हैं बिजनेस साइकिल्स, मीन टू से बिजनेस में फ्लक्चुएशंस आना. तो चलिए अब हम स्टडी करते हैं कि आखिर ये फ्लक्चुएशंस होते क्या हैं और इन फ्लक्चुएशंस में हमारी इकोनॉमी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैसे इफेक्ट होती है. आज हम यदि देखें कि हम जो भी खा रहे हैं, जैसे भी रह रहे हैं, जैसे भी सर्वाइवल कर रहे हैं, ये सारी इकोनॉमी बिजनेस साइकिल्स पे चलती है. तो उन बिजनेस साइकिल्स की जानकारी आपको होना जरूरी है. Okay, so let's study about the different phases of business cycles. So let's study about the different phases of business cycle. For example, the first stage is an expansion. As the name suggests, expansion वाली stage में economy bumper form में चलती है. Mean to say, the bank rates are reduced. Bankers used to reduce the rate of interest. With the low rate of interest, high production is increased, high expenditure is increased. Public expenditures ज़्यादा होते हैं, production ज़्यादा होते हैं, gross domestic production ज़्यादा होने लगता है, लोगों को रोजगार मिलते हैं, employment के साथ हमारी purchasing power बढ़ती है और इकोनॉमी में बहुत ही संपन्नता की स्थिति देखी जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं एक्सपेंशन स्टेज. बट एक्सपेंशन स्टेज में हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आने की चांसेस ज़्यादा रहती है, क्योंकि व्हेन द बैंक यूज्ड टू रिड्यूस रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाई प्रोडक्शन जनरेटेड, हाई जीडीपी जनरेटेड, हाई एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड एंड हाई वेजेस जनरेटेड. एंड इफ देयर विल बी द हाई वेजेस, then there will be the high supply of money which tend to give the high inflation rate. Means पैसा ज़्यादा आता है तो महंगाई का बढ़ना भी स्वाभाविक है. इसे कहते हैं expansion stage. Okay, so our next stage जो हमारी आती है that is the peak stage. Peak stage हम लोग देख सकते हैं जैसे कि डायग्राम में कि ये जो peak stage है जहाँ पे एक dotted line है, वो डॉटेड लाइन हमें यह बताती है कि यहाँ इकोनॉमी में बहुत ही
काफ़ी एक्सट्रीम से एक्सट्रीम इकोनॉमी अच्छी स्थिति में चल रही है, जहाँ सब तरह से आपको ग्रीनरी या शाइनिंग इन अ स्काई वाली चीज़ें ही दिखेगी। तो अब आप देख सकते हैं कि आखिर पीक होता क्या है। द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अ इकोनॉमिक एक्टिविटी बिफोर अ डाउन टर्न, ये एक सिग्नल पॉइंट होता है। जब ज़्यादा बहुत ही अच्छी चीज़ें होने लग जाती है ना, तो कहीं ना कहीं हमें डाउट होता है कि भाई अब समथिंग कुछ गड़बड़ होने वाला होता है। तो एक एक्सपेंशन जो होता है एक न्यूट्रल स्टेज होता है, लेकिन एक्सपेंशन से ऊपर भी जब कोई पीक का पॉइंट आता है तो इकोनॉमी बहुत ही लिबरल हो जाती है। देयर इज़ नो अनएम्प्लॉयमेंट, नो पॉवर्टी, हाई जीडीपी, हाई जीएनपी, हाई परचेजिंग पावर, सबके पास सारी सुख सुविधाओं की सारी स्थिति होती है। लेकिन ये स्थिति भी हमेशा के लिए नहीं रहती। एक समय ऐसा आता है जो हमारी इकोनॉमी को ये सिग्नल देता है कि अब अलर्ट हो जाइए, कुछ समथिंग डिफरेंट होने वाला है। अब पीक के बाद जो एक स्टेज आती है वो आती है हमारी कॉन्ट्रैक्शन की स्टेज। कॉन्ट्रैक्शन की स्टेज में क्या होता है, धीरे धीरे चीज़ें बदलती रहती हैं। बैंक्स अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज़ कर देते हैं क्योंकि बैंकों के पास पैसा नहीं होता है। बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ करते हैं तो सारा पैसा बैंकों में जमा होने लगता है क्योंकि हाई ब्याज दरें मिलती हैं। हाई ब्याज दरें मिलने से नोबडी इज़ inclined टू डू द इन्वेस्टमेंट, एंड इफ देयर विल बी द नो इन्वेस्टमेंट, there will be the no production, no production, no employment, no employment, no income, no income, no supply of money। और यहीं से शुरुआत होती है डिफ्लेशन की, जिसमें कम पैसा होने से चीज़ें भी क्या होती हैं, सस्ती होती हैं। क्योंकि जब लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा तो मार्केट में डिमांड ही क्या करेंगे। तो आखिर ये जो कंट्रैक्शन स्टेज होती है जिसमें हमारी इकोनॉमी में बेरोजगारी दिखती है, पॉवर्टी दिखती है, मंदी की स्थितियाँ दिखती है और इकोनॉमी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट फेसेस में एंटर होने लगती है। ओके, अब कॉन्ट्रैक्शन तो फिर भी डाइजेस्टेबल होता है क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं कुछ लोगों को तो रोजगार होता है, किसी लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान तो पूरी होती ही हैं, लेकिन बहुत कुछ अच्छा नहीं होता है जैसा कि एक्सपेंशन स्टेज में होता है। लेकिन फिर भी इस सिचुएशन में इकोनॉमी में सरवाइव किया जा सकता है। लेकिन इसके बाद एक अलार्म बेल आती है कि अब और भी कुछ बुरा होने वाला है हमारी इकोनॉमी में। फिर हम एंटर होते हैं एक नए फेज में जिसे कहते हैं हम लोग ट्रफ स्टेज। ट्रफ स्टेज होती है the lower point of the economy activity before the recovery begins। means इस स्टेज में स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि लोग दिवालिया हो जाते हैं, बैंकरप्ट हो जाते हैं, बैंकों में NPA मीन टू से नॉन परफॉर्मिंग लोन्स की प्रॉब्लम्स आ जाती है। बिकॉज जब लोगों के पास पैसा ही नहीं होता है तो वो पैसा ही नहीं चुका पाते, जैसे कि लेहमान ब्रदर्स के साथ हुआ था, वो बैंकरप्ट हुआ था, है ना। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हो जाती हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन घटता है, GNP दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट घटता है, परचेसिंग पावर घटती है, पर डिस्पोजेबल इनकम्स घटती है, इवन हर चीज़ें इतनी महंगी हो जाती हैं क्योंकि सप्लाई इतना जनरेट नहीं हो पाता। तो ये सिचुएशंस जो होती है वो कॉन्ट्रैक्शन से भी वर्स सिचुएशन होती है। लेकिन यदि खराब समय है तो वो ऑलवेज खराब नहीं रहेगा, और यदि बहुत अच्छा समय है तो वो भी हमेशा नहीं रहेगा। टाइम इज़ वेरिएबल, समय बदलता है, परिस्थिति बदलती है और इकोनॉमी भी बदलती है। तो ट्रफ स्टेज में ये स्टेज हमें ये इंगित करती है कि अब बहुत बुरा हो चुका है हमारी अर्थव्यवस्था में, अब समथिंग कुछ अच्छा होने वाला है। और इसी के बाद हमारी एक न्यू फेस स्थिति होती है, कंडीशन आती है जिसमें हमारी इकोनॉमी अपने आप को रिवाइवल करती है। मींस जो खराब परिस्थितियों से वो होकर गुजरी हुई होती है, उस परिस्थितियों में वो वर्क करके अपने आप को वापस इकोनॉमी में स्टेबल करती है। तो यहीं से वो फेस आती है जिससे हम लोग कहते हैं ट्रफ सिचुएशंस। और ये ट्रफ सिचुएशंस आपको ये रिकवरी के पॉइंट से दिख रही है। आप देख सकते हैं कि ये पीक पॉइंट है, ठीक है,
इस पीक पॉइंट से कैसे एक्सपांशन जा रहा है, कैसे ट्रफ जो है कि बैड सिचुएशन है, और कैसे इसके बाद हमारी इकोनॉमी वापस रिकवरी में आती है, रिकवरी से धीरे धीरे वापस एक्सपेंशन में जाती है। तो कहने का मतलब है कि इसी फ्लक्चुएशन से हमारी इकोनॉमी गुजरती है, जैसे कि आप इजीली डायग्राम्स में देख सकते हैं कि एक्सपेंशन जो कि एक बहुत ही अच्छी स्टेज है, उससे काफ़ी मच बेटर स्टेज पीक है, लेकिन उसके बाद हमारी इकोनॉमी में कंट्रैक्शंस आते हैं और फिर आ जाता है ट्रफ। अब एग्ज़ाम्स में आप लोगों को केवल इसी फॉर्म में लिखने की ज़रूरत है। केवल हर चीज़ को लॉजिकल वे में यदि आप रिप्रेजेंट करेंगे तो आपकी बातों में ज़्यादा वेटेज होगा एज़ कम्पेयर टू द बहुत बड़ी बातें लिखने से, क्योंकि जो सुनने वाला है और जो समझने वाला है वो आपकी भावनाओं को समझता है, शब्दों को नहीं। इसी के साथ यदि आप सारे ट्यूटोरियल्स की जानकारी चाहते हैं और साथ ही साथ अपने 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, UG स्टैंडर्ड, PG स्टैंडर्ड और इवन इफ़ यू आर ट्राइंग टू फाइट फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यदि आप इकोनॉमिक बुकलेट विथ हैंडमेड PDFs चाहते हैं, आप मेरे कमेंट सेक्शंस में PDF लिख के मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसमें वो सारे कंटेंट्स हैं जो कि केवल आपकी एग्जामिनेशंस पर्सपेक्टिव को ध्यान रखते हुए बनाए गए हैं। ओके, माना कि आजकल हर चीज़ें ChatGPT पे या AI आपको प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन AI आपको कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए काफ़ी है, लेकिन कुछ और समझना है तो आपको अपनी मेहनत खुद ही करनी पड़ेगी। इसी के लिए want to increase your analytics power, just stay on